नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो आज हम अपनी बॉडी के उस इम्पोर्टेंट सेल के बारे में बात करेंगे जिनसे हम सब बने हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि एक विशाल इमारत कैसे बनती है? छोटी छोटी ईंटों से, राइट? ठीक वैसे ही हमारा शरीर भी छोटी छोटी जीवित ईंटों से बना है, जिन्हें हम सेल कहते हैं। तो आज हम चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे, सेल और टिश्यू। सेल और टिश्यू पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि पिछले क्लास में हमने इंट्रोडक्शन टू एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी को डिस्कस किया था कि हमें एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में कितने चैप्टर पढ़ने हैं और एनाटॉमी में हमें क्या पढ़ना है और फिजियोलॉजी में हमें क्या पढ़ना है। एनाटॉमी में हमने देखा था कि बॉडी की संरचना एवं अंग हमारे शरीर में कहाँ कहाँ स्थित हैं, और फिजियोलॉजी में हमने देखा था कि ऑर्गन्स काम कैसे करते हैं। तो अगर आपने एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन टू एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी नहीं पढ़ा है, तो यह क्लास चैप्टर 2 सेल एंड टिश्यू पढ़ने से पहले चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी को ज़रूर पढ़ें, ताकि आपको एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की बेसिक जानकारी हो। तभी आपको चैप्टर 2 सेल एंड टिश्यू पढ़ने में आसानी होगी। चैप्टर 1 हमने टोटल 4 वीडियो में कंप्लीट कर दिया है, जिसमें एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के बेसिक पॉइंट्स को हमने समझा है, जिसको आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कोशिका का परिचय, इंट्रोडक्शन टू सेल। सेल की खोज की बात करें तो इसकी खोज रॉबर्ट हुक ने सन 1665 में की थी। इसको हमें याद रखने की ज़रूरत है कि सेल की खोज किसने की और कब की, क्योंकि यह हमारे एग्ज़ाम में आ सकता है। कोशिका की परिभाषा की बात करें तो कोशिका शरीर की क्रियात्मक एवं संरचनात्मक सूक्ष्मतम इकाई है। मतलब सेल हमारे शरीर में काम करने वाली सबसे छोटी इकाई है। सेल को हम बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ भी कहते हैं। सेल के उत्पत्ति की बात करें, मतलब प्रोडक्शन, सेल का प्रोडक्शन कैसे होता है, तो मानव कोशिका का विकास पुरुष के शुक्राणु मतलब स्पर्म एवं स्त्री के अंड कोशिका ओवम से मिले युग्मज से होता है। आगे बात करें, इसका मतलब है कि लाइफ की शुरुआत यहीं से शुरू होती है, चाहे वो एक छोटा सा बैक्टीरिया हो या विशाल हाथी, सबकी लाइफ यहीं से शुरू होती है। एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे एक घर बनाने के लिए सबसे छोटी इकाई ईंट है, उसी तरह हमारी बॉडी के निर्माण के लिए सबसे छोटी इकाई सेल है। जायगोट बनने के पश्चात मतलब बाद कोशिका में मल्टीप्लिकेशन होने लगता है, जिससे कोशिकाओं की संख्या मतलब सेल की संख्या बढ़ती जाती है और भ्रूण की गुणात्मक वृद्धि होती है एवं विभिन्न प्रकार की रचनाओं एवं कार्यों के लिए उनमें विभेदन डिफरेंशिएशन होने लगता है। शरीर में बहुत सारी समान गुणों मतलब सिमिलर प्रॉपर्टीज संरचना एवं कार्य करने वाली कोशिकाएं मिलकर टिश्यू का निर्माण करती है। बहुत से उत्तक मतलब टिश्यू मिलकर ऑर्गन्स का निर्माण करते हैं और उसके बाद एक ह्यूमन बॉडी का निर्माण होता है। इसको हम समझें तो बहुत सारे सेल्स मिलते हैं तो टिश्यू का निर्माण होता है, और बहुत सारे टिश्यू मिलते हैं तो ऑर्गन्स का निर्माण होता है। जैसे हमारा दिल या फेफड़े, और बहुत सारा अंग मिलते हैं तो एक ऑर्गन सिस्टम का निर्माण होता है, और इन सभी पूरे अंगों से हमारी बॉडी का निर्माण होता है। आगे बात करें
तो कई अंग मतलब ऑर्गन्स मिलकर सिस्टम का निर्माण करते हैं जो विशेष कार्य करते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो किडनी, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा आदि मिलकर मूत्रीय तंत्र मतलब यूरिनरी सिस्टम का निर्माण करते हैं जो शरीर में जल एवं इलेक्ट्रोलाइट के संतुलन को बनाए रखने का महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। आगे बात करें तो दोस्तों हमने जाना कि सेल शरीर की ईंट है। अब हम इस सेल को खोलकर देखेंगे कि इसके अंदर क्या क्या कलपुर्जे मतलब पार्ट्स लगे हैं। सेल एक छोटे शहर की तरह है, जैसा कि आप स्ट्रक्चर में देख सकते हैं। सबसे पहले हम सेल स्ट्रक्चर के माध्यम से एक एक करके समझ लेते हैं, जिससे कि आगे हमें सेल को पढ़ने में आसानी होगी। सेल मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले की बात करें तो सेल मेम्ब्रेन, दूसरा आता है साइटोप्लाज्म और तीसरा आता है न्यूक्लियस। सबसे पहला आता है सेल मेम्ब्रेन, दूसरा साइटोप्लाज्म और तीसरा न्यूक्लियस। तो सबसे पहले आती है सेल मेम्ब्रेन, इसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। यह सेल की बाउंड्री है, जैसा कि आप स्ट्रक्चर में देख सकते हैं कि सेल मेम्ब्रेन जो हमारे सेल के सबसे कॉर्नर मतलब ये जो ब्लैक वाला पूरा हमारा बाहर का एरिया दिख रहा है, ये रहा हमारा सेल मेम्ब्रेन। इसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। यह सेल की बाउंड्री है। यह सेल का सिक्योरिटी गार्ड है जो सिर्फ काम की चीज़ों जैसे ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स को अंदर आने देता है और कचरे को बाहर निकालता है। इसके बाद बात करें दूसरा साइटोप्लाज्म। सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो ये हमारा पूरा जो एरिया ब्लू कलर का दिख रहा है, ये हमारा साइटोप्लाज्म है। सेल के सारे छोटे छोटे अंग ऑर्गेनल्स इसी में तैर रहे हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। जिस तरह हमारे शरीर के अलग अलग ऑर्गन्स काम करते हैं, वैसे ही कोशिका के अंदर भी छोटे छोटे अंगक होते हैं, जिन्हें सेल ऑर्गेनेल्स कोशिका अंगक कहते हैं। सबसे पहले हमने देखा कि सेल मेम्ब्रेन, उसके बाद साइटोप्लाज्म, उसके बाद न्यूक्लियस। अब साइटोप्लाज्म में हमारे कौन कौन से अंगक आते हैं उसको एक एक करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले आता है सेंट्रोसोम, उसके बाद स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। ये दो तरह के होते हैं, एक स्मूथ मतलब चिकना होता है और एक रॉक्ड मतलब खुरदरा होता है, जैसा कि आप स्ट्रक्चर में देख सकते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, उसके आगे बात करें, उसके बाद राइबोसोम, गाल्जी उपकरण, उसके आगे बात करें लाइसोसोम इत्यादि हमारे साइटोप्लाज्म के अंदर आते हैं। आगे बात करें तो न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस सेल का केंद्रक होता है, जिसे सेल का सेंटर या दिमाग भी कहते हैं। यह सेल के बीच में स्थित होता है, जैसे कि आप स्ट्रक्चर में देख रहे हैं, ये रहा हमारा सेल, इसके बीच में हमारा न्यूक्लियस स्थित होता है, जिसके अंदर हमारा जेनेटिक डाटा यानी डीएनए होता है। यही तय करता है कि सेल को कब बड़ा करना है और कब नए सेल बनाने हैं। सबसे पहले देखा सेल मेम्ब्रेन, जो सेल की बाउंड्री होती है। उसके बाद हमने देखा साइटोप्लाज्म, सेल के अंदर जो ये ब्लू कलर का लिक्विड दिख रहा है वो रहा हमारा साइटोप्लाज्म। इसके अंदर हमारे ये सब अंगक मतलब ऑर्गेनेल्स आते हैं। उसके बाद हमने देखा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो है इस सेल का ब्रेन होता है, जो डिसाइड करता है कि कब बड़ा होना है और कब नए सेल बनाने हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि नए सेल कैसे बनते हैं,
तो इसको हम आगे कोशिका विभाजन मतलब सेल डिवीजन में अच्छे से समझेंगे कि हमारे एक कोशिका से दूसरी कोशिका कैसे बनती है। अब हम आगे बात करें तो कोशिका की संरचना, इसको हमने पीछे स्ट्रक्चर में समझा। उसके बाद सेल मेम्ब्रेन को देखा, उसके बाद हमने साइटोप्लाज्म को देखा, जिसमें हमने देखा कि साइटोप्लाज्म मतलब कोशिका द्रव्य के अंदर कौन कौन से अंगक पाए जाते हैं। सेल स्ट्रक्चर की बात करें, सेल लंबी, गोल, आयताकार किसी भी आकृति की हो सकती है। इसका कोई निश्चित आकार नहीं होता है। कोशिका को हम मुख्यतः 3 भागों में बांट सकते हैं, जैसा कि हमने पीछे बात किया। अब हम इन तीनों को सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को एक एक करके देखेंगे कि इनका निर्माण कैसे होता है और इनका कार्य क्या है। तो चलिए आगे हम सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन कोशिका झिल्ली को देखते हैं। तो सबसे पहली आती है कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन। यह कोशिका के चारों ओर स्थित एक पतली परत है जिसकी मोटाई 75 डिग्री एम्पियर से 110 डिग्री एम्पियर होती है। 1 एम्पियर बराबर 10 मीटर होता है। अब कोशिका का निर्माण की बात करें कि कोशिका का प्रोडक्शन कैसे होता है, तो यह मुख्य रूप से 75% प्रोटीन, 5% कार्बोहाइड्रेट एवं 40% फास्फोलिपिड द्वारा बनी होती है। आगे बात करें कोशिका झिल्ली की पारगम्यता, सेल मेम्ब्रेन परमेबिलिटी को अग्नाशय ग्रंथि के लैगरहैंस दीपिकाओं के द्वारा स्रावित इंसुलिन हार्मोन द्वारा बढ़ाया जाता है। कोशिका झिल्ली रक्त से भोजन के अवयव, न्यूट्रिएंट्स एवं ऑक्सीजन को ग्रहण करती है तथा अपशिष्ट पदार्थ CO2 को बाहर निकालती है। आगे बात करें तो केवल जल मतलब H2O, O2 एवं CO2 तथा शर्करा मतलब ग्लूकोज आदि ही इसके आर पार आ सकते हैं और जा सकते हैं। आगे बात करें तो कोशिका झिल्ली के कार्य, फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। हमारे सेल मेम्ब्रेन का कार्य क्या होता है? यह सेल को निश्चित आकृति देती है तथा यह जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म की रासायनिक संरचना, केमिकल स्ट्रक्चर बनाए रखने में सहायक होती है। यह झिल्ली कोशिका का पारगम्यता, परमेबिलिटी को नियंत्रित रखती है। सेल मेम्ब्रेन कुछ पदार्थों के आवागमन, ट्रैफिक को नियंत्रित करती है, जैसे H2O, O2, CO2 एवं ग्लूकोज इत्यादि। यह हार्मोन और रासायनिक मैसेंजर्स के लिए विशेष रिसेप्टर का काम करती है। आगे बात करें तो कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्म। पहला हमने देखा सेल मेम्ब्रेन कि सेल मेम्ब्रेन की आकृति क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन बनता कैसे है और उसका कार्य क्या है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म की बात करें कोशिका द्रव्य, यह कोशिका झिल्ली के अंदर और केंद्रक के चारों ओर पाए जाने वाला रंगहीन मतलब कलरलेस, चिपचिपा और अर्धपारगम्य पदार्थ है। जैसा कि हमने स्ट्रक्चर में देखा था, इसमें 60 से 90% जल होता है और यह कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ से मिलकर बना होता है। यह विलायक सोलवेंट का कार्य करता है। साइटोप्लाज्म कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों से मिलकर बना होता है। तो कार्बनिक पदार्थ की बात करें ऑर्गेनिक मैटर, तो यह 15% प्रोटीन जिससे शरीर का निर्माण होता है, 13% कार्बोहाइड्रेट घुलनशील एवं अघुलनशील होता है। आगे बात करें घुलनशील कार्बोहाइड्रेट में विभिन्न प्रकार की शर्करा, ग्लूकोज, मल्टोज, सुक्रोज तथा अघुलनशील कार्बोहाइड्रेट में माड या स्टार्च जैसे लाइकोजेन तथा सेल्यूलोज का समावेश होता है। अन्य पदार्थों में वसा भी पाया जाता है। पेप्सिन तथा ट्रिप्सिन एंजाइम भी पाए जाते हैं।
जिससे भोजन को पचाने में सहायता मिलती है एवं शरीर को स्वास्थ्य, वृद्धि तथा कार्य शक्ति प्रदान करते हैं। कार्बोहाइड्रेट एवं वसा मतलब फैट के ऑक्सीडेशन से ऊर्जा उत्पन्न होती है। जीवाणुओं में विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी और विटामिन ई आदि पाए जाते हैं। आगे बात करें तो अकार्बनिक पदार्थ। इसके पीछे हमने कार्बनिक पदार्थ को देखा कि कार्बनिक पदार्थ में 15% प्रोटीन जिससे शरीर का निर्माण होता है, 13% कार्बोहाइड्रेट घुलनशील एवं अघुलनशील होता है। अब आगे बात करें अकार्बनिक पदार्थ, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। कार्बनिक पदार्थ में हमने बात किया कि 15% प्रोटीन जिससे शरीर का निर्माण होता है, 13% कार्बोहाइड्रेट होता है। अब हम बात करें अकार्बनिक पदार्थ की। खनिज लवण, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन आदि के यौगिक जैसे कार्बोनेट, फास्फेट, सल्फेट आदि होते हैं। गैस की बात करें तो जीव द्रव्य में पाए जाने वाली गैसों में ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। कोशिका द्रव्य की बात करें तो इसमें कुछ संरचनाएं पाई जाती हैं जिन्हें कोशिका अंग, साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स कहा जाता है। तो पीछे हमने बात किया था कि जिस तरह हमारे शरीर के अलग अलग अंग काम करते हैं, वैसे ही कोशिका के अंदर भी छोटे छोटे अंगक होते हैं जिन्हें सेल ऑर्गेनेल्स, कोशिका अंगक कहते हैं। तो इसको हमने स्ट्रक्चर में एक एक करके देखा कि साइटोप्लाज्म में कौन कौन से अंगक पाए जाते हैं। तो हमने देखा उसमें माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, अंतःस्रावी जलिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गाल्जी उपकरण, लाइसोसोम, सेंट्रोसोम्स, माइक्रोट्यूबुल्स एवं माइक्रोफिलामेंट्स, रिक्तिकाएँ एवं ग्रेनुएल्स पाए जाते हैं। तो अगले क्लास में हम साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स मतलब कोशिका अंगक को एक एक करके पढ़ेंगे। तो मिलते हैं अगले क्लास में साइटोप्लाज्म के महत्वपूर्ण ऑर्गन्स के साथ। मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद।